लखनऊ से इस वक्त यूपी से बड़ी खबर आ रही है सुन्नी वक्फ बोर्ड की मीटिंग को लेकर। जी हाँ, सुन्नी वक्फ बोर्ड की मीटिंग इस वक्त चल रही है। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की सदारत में ये मीटिंग हो रही है। मेंबरान व चेयरमैन के माबैन इख्तिलाफात व बहस व मुबाहसा देखा गया है। अयोध्या मामले पर हो रहा है तबादला ख्याल। जी हाँ, यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड की मीटिंग इस वक्त चल रही है। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की सदारत में मीटिंग हो रही है। मेंबरान और चेयरमैन के दरमियान इख्तिलाफात बहस मुबाहसा देखा गया है। अयोध्या मामले पर तबादला ख्याल इस वक्त हो रहा है। यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड की मीटिंग चल रही है। यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड की जानिब से जब अयोध्या का फैसला आया था तब ये कहा गया था कि वो रिव्यू पिटीशन के लिए नहीं जाएंगे, लेकिन मुस्लिम पर्सनल बोर्ड रिव्यू पिटीशन के लिए जा रहा है। लेकिन आज सुन्नी वक्फ बोर्ड में इन चीजों को लेकर इख्तिलाफात भी देखे गए, बहस चल रही है। क्या कुछ तय होगा इस मीटिंग में, सुन्नी वक्फ बोर्ड की मीटिंग में, और जुफर फारूकी के ताल्लुक से भी बातचीत हो रही हुई, मुहासबा हो रहा है। ये सारी चीजें आज तय पाएंगी कि यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड का क्या स्टैंड रहेगा 5 एकड़ जमीन को लेकर, रिव्यू पिटीशन को लेकर। मीटिंग जारी है और इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदा तारिक कमर लखनऊ से जुड़ चुके हैं। तारिक, मीटिंग काफी देर हो गई, अभी चल रही है, क्या कुछ निकल कर आया है अंदर से? हाँ, देखिए, जो खबरें आई हैं अंदर से वो यही हैं जिलानी कि बाकायदा तौर पर जो एक मेंबर हैं रज़ाक, उन्होंने मुखालफत की है और ये कहा है कि ये जो फैसला है जुफर फारूकी को बदलना चाहिए। तो मुबाहिसा हुआ है अंदर, बहस व तकरार हुई है अंदर, ये खबर बिल्कुल सही है। और इसमें ये बता दूं, आवाज मुझे नहीं पहुंच पा रही अभी रज़ाक ने, तो ये बता दूं आपको मैं कि बाकायदा तौर पर बहस मुबाहिसा हुआ है, मीटिंग चल रही है अभी। और जो कुछ भी हमारे पास खबर आई है वो यही आई है कि कुछ इख्तलाफात सामने आए हैं। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन के खिलाफ भी एक राय बनी है और उन्होंने कहा है कि ये जो बयानात आपकी जानिब से जारी किए गए हैं, जो कुछ भी आपने हिकमत अमली वज़ा की थी, जो कुछ भी आपकी जानिब से पेशरफ्त की गई है, उसको बदलिए। लेकिन देखिए, वो अपने मौक़िफ़ पर कायम है जुफर फारूकी, और इधर मेंबरान भी कुछ ना कुछ हंगामा किया है मेंबरान ने। तो अब देखना यही है कि राय जो हमवार होती है वो किस तरफ को होती है, किस सिलसिले में क्या कुछ फैसला लिया जाता है, ये बताया जाएगा 2 बजे के बाद। ताहम चाहे मस्जिद के रिव्यू पिटीशन का मामला हो, चाहे जमीन का मामला हो, दोनों मुहाजों पर ये बात अभी तय नहीं हो पाई है कि किस सिमत में ये फैसला जाएगा। और देखिए, रज़ाक ने साफ तौर पर यह कहा है कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के जो चेयरपर्सन है वो खुद को बचाने के लिए, अपने जाती मफाद के लिए, सीबीआई इंक्वायरी उन पर लग चुकी, उससे बचने के लिए इस अंदाज की हिकमत अमली वज़ा की है, उन्होंने इस अंदाज के बयानात जारी किए हैं। तो जिलानी इस पर नजर रखे हुए हैं हम, और इसमें उम्मीद यही की जा रही है कि 2 बजे के बाद किसी वक्त बाकायदा तौर पर इसकी वजाहत, इसका ऐलान कर दिया जाएगा कि आया जमीन ली जाएगी, नहीं ली जाएगी तो किस मकसद से ली जाएगी, या फिर अगर रिव्यू पिटीशन दाखिल नहीं किया जाएगा तो किन बुनियादों पर, और किया जाएगा तो किन बुनियादों पर। जिलानी का अगर वो इनफरादी फैसला है, लेकिन बोर्ड के दीगर मेंबरान हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, जमहूर की राय के मुताबिक जो है तय होनी चाहिए चीजें, तो जमहूर की राय इसमें क्या है बोर्ड में? देखिए, बोर्ड के जो मेंबरान हैं, जाहिर है वो कहीं ना कुछ मेंबरान ऐसे हैं जो जुफर फारूकी के ख्यालात की तायीद करेंगे। और आप समझ सकते हैं कि बोर्ड के मेंबरान चेयरपर्सन के दबाव में किस हद तक रहते हैं या किन बुनियादों पर रहते हैं, ये भी किसी से कोई बात पोशीदा नहीं है। लेकिन इख्तलाफ आना अपने आप में एक ताज्जुब खेज बात है, और बड़े पैमाने पर इख्तलाफ आना, बड़ी शिद्दत के साथ इख्तलाफ राय पेश करना, जो कि पेश की गई है और पहले भी और आज भी देखा गया है उस मंजरनामे को। तो अब देखना यही है, उन्होंने बाकायदा तौर पर यह कहा है कि साहब ज़ाती तौर पर कोई राय जो दी गई वो क्यों दी गई, ज़ाती तौर पर किसी ख्यालात का इजहार किया गया तो क्यों किया गया, ज़ाती तौर पर किसी राय को अवाम पर थोपने की कोशिश की गई तो क्यों की गई। तो देखिए, ये कई सवालात हैं और बहुत अहम सवालात हैं ये, जिनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। अब देखना यह है कि जुफर फारूकी किस अंदाज से इसको टैकल करते हैं, या कौन सी ऐसी राय हम आम्मा बनती है बोर्ड के मेंबरान के माबैन और जुफर फारूकी के माबैन, जिसकी बुनियाद पर बाकायदा कोई ऐलान किया जाता है कि रिव्यू पिटीशन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की जानिब से दाखिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, या 5 एकड़ जमीन जो सुप्रीम कोर्ट ने देने की बात कही है वो ली जाएगी या नहीं ली जाएगी, और अगर ली जाएगी तो उस पर क्या मस्जिद तामीर होगी, और अगर तामीर होगी तो क्या उसी नाम से होगी, या मस्जिद तामीर नहीं होगी तो कौन सी इमारत उस पर तामीर की जाएंगी, या फिर उसको क्या शर्त दी जाएगी। तो देखिए, बहुत से नुक्ते हैं, बहुत से पहलू। तारिक कमर, एक चीज तो तय है, जैसा कि आप कह रहे हैं
कि जुफर फारूकी अपने स्टैंड पर अब भी कायम है, ठीक है, और कुछ मेंबरान दबाव में हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि बोर्ड में कुल मिलाकर चेयरमैन का जो साबिका फैसला रहा, जो साबिका बयानात है, वो उस पर कायम है इस मीटिंग में भी। हाँ देखिए, ये तो मैं बता दूं आपको कि जुफर फारूकी का जो ये फैसला है ये आज का नहीं है। ये फैसला उन्होंने कई माह पहले ये अपनी राय दी थी। और देखिए एक बात और आज मैं वादा कर दूं आपको कि जो कमेटी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट चाहती थी, बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि का आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के जो मेंबरान बैठते थे उसमें जुफर फारूकी भी शरीक होते रहे हैं जी। ये बहुत पूरी, मैं चश्मदीद हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ। तो देखिए, जो आदमी पहले से ये नजरिया रखता हो कि आउट ऑफ कोर्ट फैसला हो जाए तो जाहिर है उसकी जानिब से कोई पेशरफ्त किया जाना अपने आप में एक चौंकाने वाला अमल इसलिए नहीं है क्योंकि इस पर जमीयतुल उलमा के बहुत जिम्मेदार स्टेट प्रेसिडेंट मौलाना मतीनुल हक कासमी ने बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को वाज़ेह किया था कि हमें सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन पर भरोसा नहीं है, उनको मशकूक मानते हैं हम, उनकी किसी भी पेशरफ्त पर अंधे होकर यकीन नहीं कर सकते हैं जिलानी। तो देखिए बहुत करवटें बदली हैं इस पूरे कज़िये ने, बहुत से हालात हैं, बहुत से मसाइल हैं जो हमारे सामने आए हैं। नाजरीन को हमने दिखाया भी है, बताया भी है कि किस अंदाज से जुफर फारूकी के जो हिकमत अमली रही है वो तब्दील होती रही है। पहले बहुत रिजिड नजर आते थे, फिर रफ्ता रफ्ता फ्लेक्सिबल हुए, रफ्ता रफ्ता फिर उनके मौक़िफ़ में तब्दीली महसूस की। फिर ये भी महसूस किया गया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का और उनका मौक़िफ़ कहीं ना कहीं अलग हो रहा है। फिर ये भी हमने महसूस किया और देखा कि ज़फ़रयाब जिलानी और जुफर फारूकी का मौक़िफ़ कहीं ना कहीं अलग हो रहा है। और अब वाज़ेह तौर पर यह हो चुका है कि जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जाने का फैसला कर चुका है, जमीयत जाने का फैसला कर चुकी है, तो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड अदालत का रुख नहीं करेगा, रिव्यू पिटीशन दाखिल नहीं किया जाएगा। ये बयान जुफर फारूकी का है। तो देखिए इसमें कहीं कोई तजाद बज़ाहिर नजर नहीं आता है क्योंकि उनका अपना जाती मौक़िफ़, जाती नजरिया वाज़ेह हो चुका है। ताहम मजमूई तौर पर बोर्ड का क्या नजरिया है, मेंबरान की शमूलियत आज है, किस अंदाज से मेंबरान इसको टैकल करते हैं, किस अंदाज से उनको अपने फेवर में लेते हैं या जफर फारूकी के साथ जाते हैं, ये सब बिल्कुल ये देखने वाली बात रहेगी और जो कुछ है आज तस्वीर साफ हो सकती है। बेहद शुक्रिया तारक कबर, इस पूरी जानकारी के लिए। आप मीटिंग पर नजर बनाए रखें, हम आपसे रब्ता करेंगे। बहरहाल सुन्नी वक्फ बोर्ड, यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड में आज जो कुछ तय होगा वो कुछ ही देर में सामने आ जाएगा कि क्या तस्वीर बनकर आ रही है यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड की और चेयरमैन की और दीगर मेंबरान की, कि क्या कुछ फैसला किया गया है अयोध्या मामले पर। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे महाराष्ट्र के महानाटक की। और बड़ी खबर महाराष्ट्र से ये आ रही है जहां पर शिवसेना एनसीपी कांग्रेस के अरकान उनके अपने हैं, लेकिन बागी अरकान से भी बातचीत चल रही है। शरद पवार अजीत पवार के हामी अरकान से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। शरद पवार एनसीपी के बागी अरकान असेंबली से मुलाकात कर रहे हैं। 13 बागी अरकान असेंबली हैं शरद पवार की मुलाकात में, और अजीत पवार के हामी 13 बागी अरकान असेंबली को मनाने की कोशिश जारी है। जरा से ये खबर मिली है। और साथ ही आपको बता दें उद्धव ठाकरे, जी हाँ, उद्धव ठाकरे भी एनसीपी के बागी अरकान से मुलाकात करेंगे। यानी कुल मिलाकर 13 हामी हैं अजीत पवार के, जिनसे मुलाकात कर रहे हैं शरद पवार, बातचीत हो रही है। और साथ ही उद्धव ठाकरे, एनसीपी चीफ उद्धव ठाकरे भी एनसीपी के बागी अरकान असेंबली से जो 13 हैं अजीत पवार के हामी हैं, उनसे मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, क्योंकि ताकि अक्सरियत और भी बड़ी हो जाए एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस की। और वहीं महाराष्ट्र हुकूमत को यानी देवेंद्र फडणवीस को कल सुप्रीम कोर्ट में अक्सरियत साबित करनी है। 5 बजे से पहले अपनी सरकार की अक्सरियत फडणवीस को कल साबित करनी होगी। फ्लोर टेस्ट होगा, 5 बजे से पहले यह तय हो जाएगा, जिसकी जो है लाइव टेलीकास्ट भी होगी, कोई चीज खुफिया नहीं होगी और रास्त तौर पर यह दिखाया जाएगा कि किस तरह से तमाम अरकान किसकी हिमायत करते हैं। तो फडणवीस के लिए कल इम्तिहान का दिन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए हिदायत दी कि कल शाम 5 बजे तक फडणवीस हुकूमत को अक्सरियत साबित करना होगी। फ्लोर टेस्ट से पहले नौमुंतखब अरकान की हलफ बर्दारी होगी। इस पूरी कार्रवाई को रास्त टेलीकास्ट किया जाएगा। अदालत की हिदायत के मुताबिक खुफिया वोटिंग नहीं होगी, प्रोटेम स्पीकर की निगरानी में फ्लोर टेस्ट होगा।
जीत हुई है। 30 घंटे की बात की, लेकिन आप 30 मिनट में भी हम हम धन्यवाद देते हैं सर्वोच्च न्यायालय को कि उन्होंने इतवार को ही हमारी बात सुनी, फिर सोमवार को हमारी बात सुनी और आज अपना फैसला दिया है। एक अंतरिम फैसला है जिसमें कहा गया है कि इस मामले में बहुत सारे महत्वपूर्ण संवैधानिक मामले पैदा हुए हैं, लेकिन आज जो हमने प्रेयर की थी कि तुरंत फ्लोर टेस्ट कराया जाए, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मान ली है बात। कल 11 बजे हाउस में सदस्यों की शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा। कल 5 बजे तक हम सरकार अगर प्रस्ताव लाती है तो फ्लोर पे पास कर देंगे और महाराष्ट्र में शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। निश्चित रूप से कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है और आज का फैसला भारतीय लोकतंत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा। देखिए, न्यायालय का आदेश स्पष्ट रूप से संकेत दे रहा है कि कहीं न कहीं तोड़ फोड़ की राजनीति हो सकती है। गुप्त मतदान पे रोक लगाई है, खुला मतदान हो, लाइव हो, कहीं न कहीं लोकतंत्र की रक्षा करने की जिम्मेदारी न्यायालय ने उठाई। हम निश्चित रूप से इस फैसले को एक मील का पत्थर मानते हैं, जो भारतीय लोकतंत्र में इस तरह के फैसले से कहीं न कहीं भारतीय लोकतंत्र जिंदा है। देश संविधान से चलेगा, मर्जी से नहीं। इस तरह के संकेत न्यायालय के आदेश में है। कल असेंबली शुरू होगी, सबको नोटिस दिया जाएगा। सामूहिक शपथ लेके विधायकों को पद ग्रहण कराया जा सकता है। 5 बजे तक का समय ही नहीं लगेगा। प्रोटेम स्पीकर सामूहिक शपथ करा दें, सिर्फ 10 मिनट में काम खत्म हो जाएगा। मुख्यमंत्री महोदय अपना विश्वास मत जो है उसका प्रस्ताव सदन में रखें, हम पोल मांग लेंगे, डिवीजन हो जाएगा। 5 बजे तक नहीं, 11 बजे अगर असेंबली शुरू होती है तो हमें लगता है तय कर लें तो 11:30 बजे तक सारी चीजें साफ हो जाएंगी। और वहीं बीजेपी लीडर शाहनवाज हुसैन ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि हमारे पास अक्सरियत थी, इसलिए हलफ दिलाया गया है और कल असेंबली में फडणवीस आसानी से अक्सरियत साबित कर देंगे। बातचीत करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन साहब। सर, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि कल शाम को 5 बजे तक फ्लोर टेस्ट कराना है। देखिए, हमारे पास बहुमत था, इसलिए हमने शपथ लिया। हमारे मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस आराम से कल असेंबली में बहुमत साबित करेंगे। होटल में 5 सितारा होटल में बहुमत उन्होंने दिखाया, हम असेंबली के अंदर अपना बहुमत दिखाएंगे और बहुमत साबित करेंगे। जिस वक्त भी हम तो बहुमत था, इसलिए हमने शपथ लिया, हमें कोई दुश्वारी नहीं, हम बहुमत साबित करेंगे। लेकिन विपक्ष सर आपके ऊपर हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगा रहा है। विपक्ष का काम है आरोप लगाना, वो आरोप लगाते रहें। हमने तो जनादेश प्राप्त किया था, देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट किया था महाराष्ट्र की जनता ने, और उसका अपमान किया था शिवसेना ने। और कल हम विधानसभा के फ्लोर पर बहुमत साबित कर देंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन योगेन के साथ पवन गौर, नेटवर्क की टीम, दिल्ली। और आइए इस वक्त हमारे समाचार नुमाइंदे मोहिउद्दीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहिउद्दीन, जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, कल 5 बजे फ्लोर टेस्ट होना है, लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना के अरकान को जो है महफूज करने की कोशिश की जा रही है कल 5 बजे तक, ताकि कोई इस बीच जो है हालात खराब ना हो, दल बदली वाला मामला फिर सामने ना आ जाए। क्या कुछ देखने को मिल रहा है? बागी 13 अरकान से भी शरद पवार बात कर रहे हैं एनसीपी के। जी देखिए, मैं आपको बता दूं जिलानी के शरद पवार के पास जो बाकी लीडरान थे एनसीपी के, वो जो है वो तकरीबन वापस आ चुके हैं और तकरीबन जो लोग ने जो है वो उनको फ़ोन के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए और पत्र के ज़रिए, ख़त के ज़रिए जो है वो उनको इस बात की सूचना दी है, मालूमात फराहम की है कि वो जो है वो एनसीपी के साथ है।
आज जो है वो थोड़ी ही देर में मुंबई के सोफिटेल होटल में कांग्रेस एनसीपी शिवसेना के जो अराकीन असेंबली है उनकी मीटिंग होने वाली है और रात में 9 बजे जो है वो बीजेपी की मीटिंग होने वाली है। जी। अब ये माना जा रहा है कि तमाम के तमाम पार्टियां जो है वो इस बात की कोशिश में है कि उनके अराकीन असेंबली को मुकम्मल तौर पर महफूज किया जाए ताकि जो है वो अदला बदली दल बदली और जो खरीद फरोख्त का जो मामला है उस पर जो है वो रोक लगाई जाए। बीजेपी इस पूरी कोशिश में है कि जिस तरह से बीजेपी ने जो है वो खेल शुरू कर दिया था अजीत पवार के साथ, तो अब वो इस पूरी कोशिश में है कि वो इसको अंजाम तक पहुंचाए। अगर अंजाम तक बीजेपी नहीं पहुंचाती है तो इसमें जो है वो बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा और बीजेपी की इज्जत जो है वो दांव पे लगी हुई है, तो बीजेपी को अपनी इज्जत भी गंवानी पड़ेगी। लेकिन मोहिउद्दीन एक चीज आपने अभी सुनी होगी, शाहनवाज हुसैन ने जिस तरह से कहा कि हमारे पास अक्सरियत थी तभी हमने हलफ दिलाया, और रात रही बात कि कल फ्लोर पर हम आसानी से अक्सरियत साबित कर देंगे, यानी बहुत आराम से बीजेपी इस सारे मामले पर बात कर रही है, कहीं टेंस नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अरकान भले ही एनसीपी के पास कांग्रेस शिवसेना के पास जरूर हो, लेकिन वो मन से कितने हैं और तन से कितने हैं, यानी कभी कभी हो जाता है कि आप रहते इधर हैं, आखिरी मौके पर काम कहीं और का हो जाता है। तो ऐसी कोई ये इत्मीनान कुछ ऐसा ही तो नहीं बता रहा है बीजेपी का। आज देखिए मैं आपको बता दूं कि शरद पवार ने जो है वो कल एक स्टेटमेंट देते हुए बहुत ही अहम बात की। उन्होंने ये कहा कि जो पार्टी से बगावत करके वापस आ चुके हैं उन पर जो है वो कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और उन पर जो उनको जो है वो पार्टी की सदस्यता से यानी कि पार्टी की रुकनीयत से नहीं निकाला जाएगा। इस तरह का बयान जो है वो शरद पवार की जानिब से आया है, क्योंकि शरद पवार के ताल्लुक से ये मशहूर है कि वो जो है वो सज़ा देने में और बदला लेने में जो है वो काफ़ी आगे रहते हैं। तो शरद पवार का ये बयान जो है वो इस बात का इशारा है कि जो लोग भी वापस आना चाहते हैं या जो लोग जो है वो भाग गए थे वो वापस आ सकते हैं। और कल फ्लोर टेस्ट में जो है वो एनसीपी और कांग्रेस का साथ दीजिए, शिवसेना का साथ दीजिए और बीजेपी को जो है वो शिकस्त देने में जो है वो हमारा साथ दीजिए, ये साफ साफ कहना था शरद पवार का। अब जबकि जो है वो मुंबई के मुख्तलिफ 5000 होटलों में तीनों की तीनों पार्टियों के अराकीन असेंबली को महफूज रखा गया है और वहाँ पर जो है वो पुलिस के साथ साथ शिवसेना के जो अफराद हैं वो भी तैनात है ताकि किसी भी किस्म की अदला बदली, किसी भी किस्म की दल बदली और फोड़ा फोड़ी से बचा जा सके। तो इसी की तरह का माहौल जो है वो बीजेपी की जानिब से भी है। बीजेपी के को जो सबसे अहम बात सामने हमको दिखाई दे रही है कि बीजेपी के पास जो है, बीजेपी का ये कहना है कि अजीत पवार ने जो लेटर दिया था वो लेटर जो है वो संवैधानिक है, दस्तूरी है, उसमें जो है वो तमाम के तमाम एनसीपी अराकीन असेंबली के दस्तखत हैं और उसी को जो है वो गवर्नर को सबमिट किया गया। और अगर अजीत पवार व्हिप जारी करते हैं तो तमाम के तमाम अफराद को जो है उनके हक में वोट करना पड़ेगा एनसीपी के, अगर वोट नहीं करते हैं तो नहीं। लेकिन कांग्रेस एक तरफ ये कह रही है कि अजीत पवार ने जो लेटर गवर्नर को दिया है वो लेटर जाली है, ये भी बयान आ गया कि वो जाली है। जी देखिए वो लेटर जो है वो जाली है नहीं जाली है इसका फैसला बाद में होगा, लेकिन वो लेटर पे जो है वो जो दस्तखत थे वो दस्तखत जो है वो वहाँ तक पहुँचे हैं। जहाँ तक लेटर की बात है मैं आपको एक बात बताता चलूँ, मैं बहुत ही एनसीपी के बड़े लीडर के पास बैठा था, जब मैंने उनसे सवाल किया इस लेटर के ताल्लुक से तो उन्होंने कहा कि मतलब लेटर की कॉपी जो है वो 3-4 सेट बना के रखे हुए थे और एक सेट जो है वो अजीत पवार के हाथ आ गया और वो अजीत पवार ने जो है वो लेके चले गए। अब ये जाली है नहीं जाली है, क्या जाली है, ये मामला तहकीक का है और दस्तूरी मामला है। अगर जाली होगा तो 3 सेट बनाकर रखे गए थे, तो उस लेटर में हिमायत किसके लिए लिखी थी? एनसीपी का जो शरद पवार की अगर हम बात करें वो तो शिवसेना के साथ है, कांग्रेस साथ है उनके, तो उस लेटर में वजाहत थी होगी पहले से, या सिर्फ दस्तखत वाला पेज गायब हो गया? क्या कुछ दस्तखत जो एनसीपी के अराकीन असेंबली के जो दस्तखत का जो लेटर है उसकी बात हो रही है, क्योंकि अभी हिमायत का लेटर जो है वो उसकी बात नहीं हो रही है। कौन सी पार्टी को हिमायत करेंगे, क्या करेंगे, वो मुद्दा अलग है। जो दस्तखत का लेटर था और उस पर जो है वो ये वाज़े लिखा हुआ था कि अजीत पवार जो है उसके गठ नेता है, वो लेटर जो है वो आ गया है हाथ बीजेपी के और उसी की बुनियाद पर बीजेपी जो है वो इतना उछल कूद रही है और बीजेपी को इस बात का गुमान है कि वो कल जो है कुछ करिश्मा हो जाएगा। लेकिन अगर सच्चाई की बात करें तो ये पूरा के पूरा मामला जो है बीजेपी के खिलाफ होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी के अलावा बहरहाल कल तक इंतजार करना पड़ेगा। कल 5 बजे फ्लोर टेस्ट के साथ ही तय हो जाएगा कि ऊंट किस करवट बैठा है महाराष्ट्र का। बहुत बहुत शुक्रिया मोहिउद्दीन इस जानकारी के लिए।
और आगे बढ़ेंगे एक अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद कांग्रेस के जयवीर शेरगिल ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। उनका कहना है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है उस पर अजीत पवार, फडणवीस और गवर्नर को इस्तीफा दे देना चाहिए। महाराष्ट्र पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना सुप्रीम फैसला दे दिया है। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता जयवीर शेरगिल हैं। जयवीर, फैसला आ चुका है, कल शाम 5 बजे तक का समय दिया है कोर्ट ने कि आप विश्वास मत जो है वो फ्लोर टेस्ट जो है वो करे, क्या कहेंगे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस फैसले का स्वागत करती है। दूसरा, ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है ये लोकतंत्र की डंडा तंत्र पे जीत है। ये जीत है कि आप रात के अंधेरे में एक सरकार नहीं बना सकते। कल फडणवीस चोर दरवाजे से बतौर मुख्यमंत्री विधानसभा में घुसेंगे और कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी उनको बतौर विपक्ष नेता बना के विधानसभा से विदा कर देगी। 3 लोगों को इस निर्णय के बाद इस्तीफा दे देना चाहिए। पहले फडणवीस, अजीत पवार और राज्यपाल जो भूल गए उनका कर्तव्य संविधान का पालन करना है, केंद्रीय सरकार का पालन नहीं करना। और 2 लोगों को अपनी मुबारक वापस ले लेनी चाहिए, वो हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। आज सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने इस अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक, अनैतिक सरकार का पर्दाफाश कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये जो कल की पूरी प्रोसीडिंग्स होगी विधानसभा में ये लाइव टेलीकास्ट होगा, जो कल पूरा देश देखेगा कि कैसे दिन की रोशनी में, दिन दिहाड़े फडणवीस सरकार और फडणवीस खुद एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने चाह रहे हैं, जो कल मुख्यमंत्री नहीं बल्कि 15 दिनों में 2 बार इस्तीफा मंत्री देने का खिताब उनको मिल जाएगा। देखिए, जैसे सोनिया गांधी ने भी जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उन्होंने भी ये आश्वासन दिया या यूं कहें कि कॉन्फिडेंस है कांग्रेस पार्टी को और दूसरी जो सहयोगी पार्टियां हैं एनसीपी और शिवसेना को कि जो संख्या वो लगातार दिखा रहे, कल भी एक शक्ति प्रदर्शन हुआ, 164 का दावा आप कर रहे हैं, क्या इसी नंबर के साथ कल आप वहां मौजूद रहेंगे जब फ्लोर टेस्ट होगा? तो उम्मीद है ये कहा जाता है झूठ के पांव नहीं होते और सत्य तथ्य पे टिका हुआ है। कांग्रेस और शिवसेना और एनसीपी का जनता की समर्थन पे बना एक गठबंधन है और फडणवीस और अजीत पवार का एक फर्जी और एक नकली ठगबंधन है। अगर हमारा कॉन्फिडेंस है कि हमें 30 घंटे नहीं कि केवल 30 मिनट चाहिए अपनी सपोर्ट दिखाने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए, और उस तरफ अजीत पवार और फडणवीस और गवर्नर साहिबान को 5 दिन चाहिए थे सपोर्ट बनाने के लिए। तो जैसे कल कहा कि कल हमारा जो गठबंधन है वो अजीत पवार और फडणवीस के ठगबंधन को दरवाजा दिखाने वाला है। और कल इस बात के मुझे लगता है कि एक राजनेता और एक अच्छी अब एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए फडणवीस और अजीत। मुंबई से बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। मुंबई से बड़ी खबर, जी हां, शरद पवार एनसीपी के बागी अरकान असेंबली से मुलाकात कर रहे हैं। 13 अरकान असेंबली हैं एनसीपी के जिनसे शरद पवार की मुलाकात हो रही है। आपको बता दें बड़ी खबर मुंबई से, जैसा कि हमने आपको बताया कि अजीत पवार के 13 बागी अरकान असेंबली जो हामी हैं उनसे बात कर रहे हैं शरद पवार। आपको ये बता दें कि एक और बड़ी खबर, जी हां, महाराष्ट्र से एक और बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से खबर आ रही है सुन्नी वक्फ बोर्ड की मीटिंग के बारे में। जी हां, बोर्ड की मीटिंग से मेंबर अब्दुल रज्जाक बाहर आए हैं। बहस मुबाहिसा चल रहा था, काफी इख्तलाफात सामने आए थे सुन्नी वक्फ बोर्ड को लेकर। अब्दुल रज्जाक जो कि मेंबर हैं उन्होंने मीटिंग का बायकाट किया है, वो मीटिंग से बाहर आ चुके हैं। जी हां, सुन्नी वक्फ बोर्ड की मीटिंग में ये पहला तमाशा, ये सुन्नी वक्फ बोर्ड की मीटिंग में मेंबर अब्दुल रज्जाक बाहर आए हैं। मेंबरान के बीच इख्तलाफात देखने को आए, काफी बहस और मुबाहिसा देखने को आया था। मुहासबा हो रहा था जुफर फारूकी का जो कि चेयरमैन है सुन्नी वक्फ बोर्ड के, उनके साथ काफी बहस हुई। इसमें अब्दुल रज्जाक मेंबर हैं, वो मीटिंग से बाहर आ चुके हैं। इख्तलाफात की पहली कड़ी अब्दुल रज्जाक जो मेंबर हैं यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड के, वो मीटिंग से बाहर आ चुके हैं। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने जिस तरह से फैसला लिया था अयोध्या के फैसले के बाद कि वो रिव्यू पिटीशन में नहीं जाएगा, मेंबरान ने कहा कि ये सुन्नी वक्फ बोर्ड का इज्तिमाई फैसला नहीं है, ये जुफर फारूकी जो चेयरमैन है उनका इज्तिमाई इनफरादी फैसला है। हम किसी एक फर्द के फैसले को नहीं मानते, ये सुन्नी वक्फ बोर्ड के मेंबरान का कहना था।
तो सुन्नी वक्फ बोर्ड के मेंबरान के इख्तलाफात चेयरमैन के बीच खुलकर सामने आ गए हैं। तो चेयरमैन से ये इख्तलाफात के बायस पहला नजारा, अब्दुल रज़्ज़ाक यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड के मेंबर मीटिंग का बायकाट कर बाहर आ चुके हैं। हालांकि आज इतनी अहम मीटिंग है सुन्नी वक्फ बोर्ड की, जिस पर यह सब कुछ तय होना है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड इज्तिमाई तौर पर यह फैसला करे कि वो रिव्यू पिटीशन के लिए जाएगा या नहीं। 5 एकड़ जमीन के मामले पर क्या कुछ तय होना था, ये सारी बातें तय होनी थी। लेकिन सबसे पहले जो बात हुई सुन्नी वक्फ बोर्ड में, वो जुफर फारूकी जो चेयरमैन है यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड के, और तमाम मेंबरान के बीच इख्तलाफात खुलकर सामने आए हैं। अब्दुल रज़्ज़ाक जो कि मेंबर हैं वो मीटिंग से बाहर आ चुके हैं। तो इख्तलाफात की पहली कड़ी, इख्तलाफात का पहला नजारा यह देखने को मिला कि मेंबर अब्दुल रज़्ज़ाक फारूकी मीटिंग से बाहर आ चुके हैं। जैसा कि लगातार हम सुबह से आपको अपडेट करा रहे हैं, तारिक कमर ने ये तमाम चीजें हमें बता दी थी। तारिक कमर हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। तारिक कमर, लगातार हम सुबह से बात कर रहे थे, ये चीज सामने आ चुकी है, इख्तलाफात खुलकर अब बाहर आने लगे हैं। अब्दुल रज़्ज़ाक बाहर आए, कोई बात हुई है उनसे आपकी? हाँ देखिए, अभी अब बात हुई है मेरी, और उन्होंने बताया है कि मीटिंग में जो फैसला है वो जाहिर है कि अब्दुल रज़्ज़ाक का मानना ये था कि रिव्यू पिटीशन के लिए जाना चाहिए, लेकिन जो दूसरे मेंबरान हैं वो जुफर फारूकी के साथ कहीं ना कहीं अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। तो जिलानी ये बहुत अहम पेशरफ्त है, और मैं बता दूं आपको कि जो फैसला किया था जुफर फारूकी ने कि रिव्यू पिटीशन में नहीं जाना चाहिए, वही फैसला आज सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की जानिब से तकरीबन हत्तमी शक्ल इख्तियार कर चुका है। और अब्दुल रज़्ज़ाक का मीटिंग छोड़कर बाहर आ जाना इस बात की अलामत है कि उनकी राय नहीं मानी गई है, और अब ये सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने जो अपना पुराना मौक़िफ़ था जुफर फारूकी का, उसी पर ये मोहर लगा दी है एक तरह से कि वो रिव्यू पिटीशन के लिए नहीं जाएंगे। तो देखिए, अब जो जमीन का मामला है तो उसमें यह है, जो बात अभी तक हमारे सामने आई है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जमीन मिलने के बाद ये फैसला किया जाएगा, ये मसला जो है आइंदा पेशरफ्त की जाएगी कि उस पर क्या किया जाए क्या न किया जाए। लेकिन कितने मेंबरान हैं जो इस फैसले के साथ हैं और कितने मेंबरान हैं जो इस फैसले के खिलाफ हैं? अक्सरियत क्या कहती है बोर्ड की? देखिए इमरान महबूद और अब्दुल रज़्ज़ाक के अलावा बाकी तमाम मेंबरान जो हैं 6 लोग अंदर मौजूद हैं और जुफर फारूकी अंदर मौजूद है। सबकी राय यही है कि रिव्यू पिटीशन के लिए नहीं जाना चाहिए जी। इसलिए अब्दुल रज़्ज़ाक जो कि ये कह रहे थे कि जाना चाहिए, वो अकेले पड़ गए हैं, और इसी पेश नज़र वो मीटिंग छोड़कर बाहर आ गए हैं, और उन्होंने वाज़ेह तौर पर गम और गुस्से का इजहार किया है। तो ये अब मंजरनामा कमोबेश साफ है कि मतलब जो सुन्नी सेंटर बोर्ड के चेयरपर्सन जुफर फारूकी कह रहे थे कि हम नहीं जाएंगे, उसी पर एक तरह से मोहर तस्दीक लगा दी गई है जिलानी। अब बाकायदा तौर पर सिर्फ एक आर्जी ऐलान प्रेस रिलीज की शक्ल में या उनके बयान की शक्ल में जारी होना बाकी है। बाकी ये बात जो जुफर फारूकी ने कही थी कि रिव्यू पिटीशन के लिए नहीं जाएंगे, तो शायद वो नहीं जाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तारिक कमर इस जानकारी के लिए। बहरहाल एक चीज खुलकर सामने आ गई है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड रिव्यू पिटीशन के लिए नहीं जाएगा। 8 मेंबरान की मीटिंग में से 6 मेंबरान जो कि जुफर फारूकी के साथ खड़े होते हैं, 2 मेंबरान इसके खिलाफ हैं। जैसा कि तारिक कमर ने तफसील बताई है कि एक बड़ा मामला यह तय हुआ कि यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने यह तय कर दिया है कि वो रिव्यू पिटीशन अयोध्या मामले पर नहीं जाएंगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।